हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 61 यानी वर्कशीट 61 और आज डेट है 27 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है सांख्यिकी और इसका परिचय आज हम सीखने वाले हैं। ये हमारा न्यू चैप्टर है जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम सांख्यिकी का इंट्रोडक्शन यानी सिर्फ फॉर्मूलाज के बारे में और छोटे छोटे से जो कंसेप्ट है, जो डेफिनेशंस हैं, जो टर्म्स हैं, जो शब्दावली है यहाँ पे जिसका इस्तेमाल हम करते हैं प्रश्नों को करने में, उनके बारे में सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले सांख्यिकी किसे कहते हैं? गणित की वह शाखा जो आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुति करती है उसको बोलते हैं सांख्यिकी। यह गणित की एक शाखा है जहाँ पर हम आंकड़ों को संग्रह करते हैं, मतलब आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसको समझते हैं, उसकी व्याख्या भी करते हैं और उसका प्रस्तुतिकरण भी करते हैं। तो आपने सीखा था ना सांख्यिकी में कैसे हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करते हैं, बार ग्राफ यानी दंड आलेख द्वारा, हिस्टोग्राम के द्वारा, ये सब आप सीख चुके हैं। तो इसी के बारे में और आज हम जानेंगे। इसके बाद देखो, आंकड़े सार्थक सूचनाओं का संग्रह। जब भी हम किसी सूचना को संग्रहित करते हैं यानी उसको इकट्ठा करते हैं तो वो होते हैं हमारे आंकड़े। आंकड़े दो प्रकार के हो सकते हैं, असमूहीकृत आंकड़े भी हो सकते हैं और समूहीकृत आंकड़े भी हो सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा। तो आपको याद होगा, अगर आपकी क्लास में कुछ बच्चों का टेस्ट हो रहा है या आपका टेस्ट हो रहा है तो आपके टेस्ट में जितने नंबर आ रहे हैं वो टीचर अपनी डायरी में नोट डाउन करती है ना, तो वो सारे नंबर कैसे हो सकते हैं? असमूहीकृत आंकड़े। लेकिन अगर हम उसके लिए इस तरीके से समूह बना दें कि 10 से लेकर 20 तक नंबर कितने बच्चों के आए, 20 से लेकर 30 तक नंबर कितने बच्चों के आए, 30 से लेकर 40 तक नंबर कितने बच्चों के आए, तो इस प्रकार के आंकड़े क्या कहलाते हैं? समूहीकृत आंकड़े यानी ग्रुप्ड डाटा, जिसमें हमने अपने डाटा को यानी आंकड़ों को समूह में बांट दिया 10-10 अंकों के। इसके बाद पढ़ना है हमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वितरण का केंद्र और स्थान, यानी आंकड़े किस तरीके से वितरित हैं, किस तरीके से उनको रखा गया है और उनका स्थान कहाँ पर है, उसी से हम जानते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को। अब केंद्रीय प्रवृत्ति जानने के लिए हमारे पास सामान्यतः 3 तरीके हैं: माध्य निकालना, माध्यिका निकालना और बहुलक निकालना। ये तीनों ही शब्द आपके लिए बिल्कुल भी नए नहीं है, आपने ये तीनों निकालने सीखा हुआ है 8वीं कक्षा में भी और 9वीं कक्षा में भी। तो इस क्लास में यानी 10th क्लास में हम सीखेंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में, समूहीकृत आंकड़ों में किस प्रकार हम इसको ज्ञात करते हैं। तो जब हम आगे की वर्कशीट्स करेंगे तो हम इसके उदाहरणों के माध्यम से और प्रश्नों के माध्यम से इसको जानेंगे। अभी के लिए सिर्फ हमें ये समझना है कि क्या होते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक, और केंद्रीय प्रवृत्ति का माप ही इसी के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के जो ये तीनों माप हैं, माध्य, बहुलक और माध्यिका, ये तीनों आपस में एक संबंध द्वारा यानी एक सूत्र द्वारा, एक फॉर्मूला द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। क्या है ये फॉर्मूला? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका घटा 2 गुना माध्य के। ये फॉर्मूला आपका सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जो कि आपके एमसीक्यू भी हो सकते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन भी हो सकते हैं और कई प्रश्नों को हल करने में भी ये बहुत हेल्प करेगा। तो आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा कि बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका घटा 2 गुना माध्य के। इस फॉर्मूला के माध्यम से, इस फॉर्मूला के थ्रू हम जान सकते हैं कि अगर हमें बहुलक और माध्यिका दे रखा है तो माध्य क्या होगा, यानी कोई भी 2 मान अगर हमें दे रखे हों बहुलक, माध्यिका और माध्य में से, तो तीसरे का मान हम इसी फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे की वर्कशीट में हमें क्या समझाया गया है। यदि वर्ग अंतराल सतत ना हो और उन्हें सतत बनाने के लिए निम्न सीमा में से 0.5 को घटाया जाता है और ऊपरी सीमा में 0.5 यानी 0.5 को जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले इसका क्या मतलब है कि अंतराल सतत होंगे या असतत होंगे, यानी सतत नहीं होंगे। तो आप याद कीजिए, जब हमने अंतराल के बारे में पढ़ा था तो इस प्रकार पढ़ा था ना, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30 तक का अगला अंतराल, 30 से लेकर 40 तक का अंतराल, इस तरह के अंतरालों के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, जिस पर ये अंतराल खत्म हो रहा है 20 पर, इसी पे हमारा अगला अंतराल शुरू हो रहा है। इसी प्रकार दूसरे अंतराल में 30 पे खत्म हो रहा है तो अगला भी 30 पे शुरू हो रहा है। तो इस प्रकार के अंतराल को बोलते हैं सतत अंतराल। लेकिन कुछ अंतराल इस प्रकार भी हो सकते हैं, मान लेते हैं 11 से लेकर 20 तक का एक अंतराल था, अगला अंतराल शुरू हुआ 21 से लेकर 30 तक, उसका अगला अंतराल हुआ 31 से लेकर 40 तक। तो इन सब अंतराल में भी हमारा जो गैप है
वो सेम है, लेकिन हमारा अंतराल यहाँ 20 पे ख़त्म हो रहा है और शुरू किससे हो रहा है? 21 से। यहाँ ख़त्म हो रहा है 30 से और शुरू हो रहा है 31 से। तो इस प्रकार का अंतराल होता है असतत अंतराल, यानी जहाँ पर ये सतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, एक नंबर छूट गया, यानी 20 पे ख़त्म हुआ और अगला 21 से शुरू हुआ। तो इस प्रकार के अंतराल में हम इसको सतत अंतराल में बदलते हैं। और इसकी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा भी जानना ज़रूरी है। तो मान लो 10 से लेकर 20 तक का कोई अगर अंतराल था, तो इसकी उल्टे हाथ की तरफ लिखी हुई जो संख्या है, जो पीछे की तरफ लिखी है, ये होती है हम इसकी निम्न सीमा, और जो सीधे हाथ की तरफ लिखी गई है जो बड़ी संख्या है वो होती है इसकी ऊपरी सीमा। तो दोनों याद रखिएगा, ऊपरी सीमा कहाँ लिखी होती है? सीधे हाथ की तरफ, यानी जो बड़ी संख्या होगी अंतराल में वो होगी ऊपरी सीमा, और जो छोटी संख्या होगी अंतराल में वो होगी इसकी निम्न सीमा। निम्न सीमा उल्टे हाथ की तरफ और ऊपरी सीमा सीधे हाथ की तरफ होती है। अब इसी में हमें देखिए यहाँ क्या बोला है, सतत बनाने के लिए निम्न सीमा में से 0.5 को घटा दो और ऊपरी सीमा में 0.5 को जोड़ दो। तो अगर हमें इस अंतराल को जो हमने यहाँ लिखा हुआ है 11 से 20, 21 से 30, इसको सतत अंतराल में बदलना हो तो 11 में से मुझे घटाना होगा 0.5 को और 20 में जोड़ना होगा 0.5 को। तो चलो करके देखते हैं। 11 में से अगर 0.5 यानी आधा घटा देंगे तो 11 में से आधा घट जाएगा तो क्या बच जाएगा? ये 10.5, 10.5, और 20 में अगर 0.5 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 20.5। इसी तरीके से 21 में से अगर आप 0.5 घटा देंगे तो ये क्या रह जाएगा? 20.5, और 30 में अगर जोड़ देंगे, क्योंकि सीधे हाथ की तरफ यानी ऊपरी सीमा में जोड़ना है और निचली सीमा में यानी निम्न सीमा में घटाना है। इसके बाद 31 में से 0.5 यानी आधा घटाएंगे तो कितना रह जाएगा? 30.5, 30.5, और 40 में जोड़ देंगे तो 40.5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, क्या ये अंतराल सतत हो गए? हाँ, सतत हो गए। 20.5 पे ये ख़त्म हुआ तो अगला 20.5 शुरू हो गया। 30.5 पे ख़त्म हुआ तो अगला 30.5 पे ये शुरू हो गया। तो यानी इस अंतराल को सतत बनाने के लिए हमने क्या करा? हमने निम्न सीमा में 0.5 को घटाया और ऊपरी सीमा में 0.5 को जोड़ दिया। तो इस प्रकार हम अंतराल को सतत बना सकते हैं। इसके बाद हमें जानना है मध्य मान के बारे में, यानी जिसको हम बोलते हैं xi। देखो कैसे लिखा हुआ है, x इस तरीके से और इसके पैरों में एक छोटा सा i लिखा हुआ है। इसी को हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह। जैसे मान लीजिए एक वर्ग अंतराल है आपके पास 10 से लेकर 20 तक का। इस वर्ग अंतराल के लिए अगर मुझे इसका मध्य मान या फिर जिसको हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह वह ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं? इसकी ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा को जोड़ देते हैं, जमा करते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। यानी 10 और 20 को जोड़ दो, ऊपरी वर्ग सीमा 20 है, निम्न वर्ग सीमा 10 है, इसको जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, यानी इसका आधा कर दो तो 30 हो जाएगा। जोड़ने पर 2 से भाग करना यानी आधा करना है 30 का, तो 15 आ गया हमारा मध्य मान इस वर्ग अंतराल के लिए। किसी भी वर्ग अंतराल के लिए मध्य मान कैसे निकालेंगे? ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा जो भी 2 अंक लिखे हैं उन दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है। चिन्ह क्या है इसका? किस निशान से लिखते हैं? xi द्वारा हम इसको दर्शाते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हमें पढ़ना है वर्ग माप के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा दोनों चीज़ों को बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। वर्ग माप का क्या मतलब है? वर्ग माप का मतलब है, जिसको हम h से दर्शाते हैं, इसका फॉर्मूला है ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को घटा देना। जैसे मैंने अभी वर्ग अंतराल लिखा था ना 10 से लेकर 20, तो वर्ग माप कैसे ज्ञात करेंगे? ऊपरी सीमा यानी 20 और निम्न सीमा यानी 10, इन दोनों को घटा दो तो कितना आया उत्तर? 10। तो ये होती है हमारी वर्ग माप। किससे दर्शाते हैं? इसको दर्शाते हैं हम h द्वारा। इसके बाद अगला जो शब्दावली है, अगली जो टर्म है जिसे हमें समझना है वो है परिसर। परिसर तो आप पहले से जानते हैं। अधिकतम आंकड़े में से न्यूनतम आंकड़े को जब हम घटा देते हैं तो हमें क्या ज्ञात होता है? परिसर। जैसे मान लो हमारे पास कुछ आंकड़े दे रखे हैं इस प्रकार से 2, 8, 7, 10, 5, इस प्रकार के आंकड़े। तो इनमें से सबसे बड़ा आंकड़ा, अधिकतम आंकड़ा क्या है? 10, और सबसे छोटा आंकड़ा क्या है? 2। इन दोनों को घटा दो, यानी 10 में से 2 घटा दो तो 8 जो हमारे पास उत्तर आया घटाने पर, ये हमारा क्या आया? इस आंकड़े के लिए परिसर का मान आया। इसके बाद हमें समझना है माध्यिका वर्ग और बहुलक वर्ग के बारे में। वह अंतराल जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से बड़ी या लगभग आसपास हो तो उसे हम बोलते हैं माध्यिका वर्ग।
और n का अर्थ होता है समेशन fi। समेशन का मतलब होता है टोटल और fi का मतलब क्या होता था, फ्रिक्वेंसी, यानी बारंबारता का जो टोटल है, जो जोड़ है, वो दर्शाया जाता था n से। माध्यिका वर्ग का जो हमें समझ है या बेटा, ये जो हम समझ पाएंगे, ये प्रश्नों में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अभी बस आपको ये याद रखना है कि वह अंतराल जिसमें संचयी बारंबारता n/2 से बड़ी या लगभग उसके आसपास हो, वह वर्ग होता है माध्यिका वर्ग। बहुलक वर्ग कौन सा होता है, वह अंतराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो ये दोनों ही जो हमें वर्ग अंतराल पहचानने हैं, ये हम प्रश्नों में बेहतर तरीके से आगे की वर्कशीट में समझ पाएंगे। आज की वर्कशीट में इन शब्दावली, इन टर्म्स के साथ साथ हमें यहाँ पर फ्लो चार्ट के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन यानी और भी जानकारियाँ दी गई हैं। तो चलो एक बार उस इन्फॉर्मेशन को, उस जानकारी को भी हम समझ लेते हैं। सांख्यिकी का क्या अर्थ होता है। सांख्यिकी में हम आंकड़ों के बारे में पढ़ते हैं और केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जानने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये तीनों ही हम निकालना छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं। 10th क्लास में जो हम सीखेंगे, यहाँ पर हम सीखेंगे जब हमारे समूहीकृत आंकड़े हों तो हम किस प्रकार माध्य ज्ञात करें, माध्यिका ज्ञात करें और बहुलक ज्ञात करें। तो इसके लिए यहाँ पर एक छोटी सी हमें रिवीजन या छोटा सा हमें एक इंट्रोडक्शन दे रखा है इस चैप्टर का, जहाँ पर हमें सारे फॉर्मूलाज बताए गए हैं। तो चलो इन फॉर्मूलाज को भी एक बार हम देख लेते हैं। माध्य निकालने का अर्थ क्या होता है। माध्य निकालने का अर्थ होता है आंकड़ों का औसत निकालना। तो औसत निकालना तो आपको आता है, जितने भी आंकड़े दिए गए हैं उनको जोड़ देते हैं और जितनी संख्या में वो आंकड़े थे, जैसे 5 आंकड़े थे तो 5 से उसको भाग कर देते हैं। तो पहला जो मेथड है, पहली जो विधि है माध्य निकालने की, वह है प्रत्यक्ष विधि, जिससे हम माध्य निकालते हैं समेशन fi बटा fi से। अब इस समेशन का मतलब क्या होता है, कुल निकालना, यानी कुल जोड़ निकालना। और xi का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, xi का मतलब होता है मध्यमान। दूसरा मेथड होता है, यानी दूसरी विधि होती है कल्पित माध्य विधि, जिसको हम बोलते हैं संक्षिप्त विधि भी। और उसका फॉर्मूला होता है a जमा समेशन fi बटा fi। ए का मतलब होता है यहाँ पे कल्पित माध्य, यानी जो आंकड़े हमें दिए गए हैं उनमें से हम एक माध्य को कल्पित माध्य मान लेते हैं। ये सभी विधियाँ बेटा जब हम अगली वर्कशीट्स में प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको बेहतर समझ आएंगी। अभी के लिए आप इन फॉर्मूलाज को सिर्फ समझ लीजिए। अगला फॉर्मूला होता है पद विचलन विधि, ये भी हम वर्कशीट में करेंगे। इसी तरीके से माध्यिका ज्ञात करने के लिए और माध्य ज्ञात करने के लिए भी हमारे पास अलग अलग फॉर्मूला है। माध्य का अर्थ क्या होता है, मध्यमान, जैसे इसके नाम में ही है माध्यिका, तो मध्यमान निकालना। माध्यिका किस तरीके से निकाली जाती है, L जमा n/2 माइनस CF बटा F गुणा H। L का अर्थ होता है यहाँ पे निचली सीमा से, n/2 का मतलब जो हमारी टोटल बारंबारता थी उसका आधा कर देना। CF का क्या मतलब होता है, CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। F है हमारा फ्रिक्वेंसी और H क्या है हमारा, अभी मैंने आपको बताया था वर्ग माप, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटा के जो हमें प्राप्त होता है। बहुलक का अर्थ क्या होता है, सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण। तो आपको याद है ना, अगर आपको बहुत सारे यहाँ पे इस तरीके से आंकड़े दिए गए हों जो कि बढ़ते या घटते क्रम में लिखे गए हों, तो उस आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आ रही होती है वही हमारा बहुलक होता है। तो यानी यहाँ पर बहुलक क्या है, 3। लेकिन यह तो था जब हमारे आंकड़े अवर्गीकृत हों। जब हमारे आंकड़े समूह में हो, समूह में लिखे गए यानी ग्रुप डाटा हो, तो उसमें हम बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, L जमा F1 माइनस F0 बटा 2 गुना F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। अब L का मान, L क्या चीज़ है मैंने भी आपको बताया, निम्न वर्ग सीमा। H क्या है आपका वर्ग माप, और F1 F0 और जो F2 है ये हमें ज्ञात होंगे हमारी बहुलक वर्ग से, जो हम प्रश्नों में समझेंगे। इसके बाद क्या ग्राफीय रूप से भी हम माध्य, माध्यिका और बहुलक को समझ सकते हैं। तो चलो ये भी देखते हैं। इसी फ्लो चार्ट में हमें ये भी बताया गया है कि माध्य को हम किसी ग्राफीय रूप द्वारा नहीं समझ सकते, इसके लिए ग्राफीय रूप नहीं बनाया जा सकता। माध्य के लिए कोई ग्राफीय रूप नहीं है, लेकिन माध्यिका ज्ञात करने के लिए ग्राफीय रूप होता है, जिसको हम बोलते हैं तोरण। कम प्रकार का तोरण और अधिक प्रकार वाला तोरण इस साल हमें सीखना है। और इसी प्रकार बहुलक ज्ञात करने के लिए या बहुलक को ग्राफीय रूप में दर्शाने के लिए हमारे पास होते हैं आयत चित्र, जिसके बारे में हम 9वीं में भी सीख कर आए हैं और इस साल भी हम इसके बारे में और जानेंगे। आज की वर्कशीट में जो जो हमने समझा उसको हम अप्लाई करते हैं, उसको हम सीखते हैं कि अब जो हमें प्रश्न नीचे दिए गए हैं उसका अभ्यास करके। पहला प्रश्न देखिए क्या है, वर्ग चिन्ह बराबर है 1/2 गुणा में ब्रैकेट में लिखा हुआ है डैश जमा डैश। तो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा इन दोनों को जोड़कर जब हम 2 से भाग करते थे तो हमें क्या मिलता था, वर्ग चिन्ह मिलता था। तो यहाँ लिखेंगे ऊपरी सीमा जमा निम्न सीमा, किसी भी वर्ग के लिए ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो हमें मिलता है वर्ग चिन्ह।
अगला प्रश्न है, दिए गए आंकड़ों में हमें परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर का मतलब क्या होता था, मैंने भी बताया था, अधिकतम आंकड़े में से जो न्यूनतम आंकड़ा है उसको घटा देना है। तो अधिकतम क्या है 255 और न्यूनतम क्या है 103। तो अगर हमें इन दोनों को घटा देंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, परिसर। तो हम लिखेंगे परिसर बराबर है 255 घटा 103। तो जब आप घटाएंगे आपका उत्तर आ जाएगा 152, 152। तीसरा प्रश्न देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों माप के बीच जो इम्पीरिकल फॉर्मूला है, जो सूत्र हमने पढ़ा था, वह क्या है। तो चलो लिखते हैं इस फॉर्मूले को भी। तो इसका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर है 3 गुना माध्यिका घटा 2 गुना माध्यक। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको इम्पीरिकल फॉर्मूला यानी इम्पीरिकल सूत्र भी बोलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं वर्ग माप। याद है ना आपको, दोनों को जब घटा देते हैं तो हमें ज्ञात होता है वर्ग माप, और इसका चिन्ह क्या था, H। और इसी तरीके से वर्ग चिन्ह का चिन्ह क्या था, यानी किससे दर्शाते थे, XI से। तो दोनों के चिन्ह आपने याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस प्रश्न को करने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, सबसे पहले तो ये याद कीजिए, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने पहाड़े में आती हैं। और प्रथम 5 में जब हम लिखना शुरू करेंगे तो संख्याएं कौन सी होंगी, जरा याद कीजिए। प्रथम 5, क्या हम 1 से शुरू करेंगे, क्या 1 अभाज्य संख्या है, नहीं, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, वह विषम संख्या है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं शुरू होंगी 2 से, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 सिर्फ अपने पहाड़े में आता है। इसके बाद 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होगी, 3, फिर 5, फिर 7, क्या 9 होगी, नहीं, क्योंकि 9 3 के पहाड़े में भी आता है। और उसके बाद होगी 11। अब इसका माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने का मतलब क्या करना है, हमें इन सभी को जोड़ना है। 2 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 11। और कितनी संख्याएं थी ये, कुल 5 संख्याएं। तो 5 से इसको भाग कर देना है, 1 2 3 4, 5 संख्याएं थी ना, जोड़ लो। जब इसको जोड़ोगे तो आपका उत्तर आएगा 28/5। अब इसके बाद भाग करते हैं, 5 पंजे 25, घटाएंगे तो 3 बचेगा, और दशमलव लगाने के बाद 6 पे जाएगा। तो 5.6 हमारा उत्तर आ जाएगा माध्य का। आज की वर्कशीट में आपने सीखा सांख्यिकी के बारे में। इस वर्कशीट की रिवीजन कीजिए, एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और टॉपिक है उसकी भी रिवीजन कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।